हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनुप के वर्मा। हम लोग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2022 के अंतर्गत आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए जो प्रैक्टिस सेट है, जिसके अंदर हम जीएस और करंट अफेयर्स इन दोनों के क्वेश्चंस को करते हैं। और ये पर्टिकुलर सीरीज़ और इस टाइप पर जो हम स्पेसिफिकली कर रहे हैं पीसीएस एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं। पीसीएस 2022 प्रीलिम्स एग्ज़ाम आपका जो 12 जून को आयोजित होने वाला है। लगभग आज से 9 दिन बचे हुए हैं आपके पास, 9 से 10 दिन। तो उस डेट के लिए हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और इस सीरीज़ में अभी तक हमने 30 सेट्स कर लिए हैं। ठीक है, और ये है हमारा 31 नंबर का सेट। चलिए देखते हैं आज के सेट में हमारे कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द 34th एडिशन ऑफ हुनर हाट ऑर्गेनाइज रिसेंटली। जो हुनर हाट है इसका 34वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया। ठीक है, ये आयोजित किया गया था गुजरात के अंदर। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। और इसे आयोजित करने वाली जो मिनिस्ट्री थी ये था मिनिस्ट्री ऑफ माइनर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ अल्पसंख्यक आयोग जिसे कहते हैं, अल्पसंख्यक मंत्रालय, उसके द्वारा माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के द्वारा ये माइनॉरिटी अफेयर्स के थ्रू ये आयोजित किया गया था। ठीक है, और इसके लिए अंदर जो एक अम्ब्रेला प्रोग्राम था, बेसिकली जो ये हुनर हाट था, दिस इज एन वन पार्ट ऑफ द अम्ब्रेला प्रोग्राम। और उस अम्ब्रेला प्रोग्राम का नाम है उस्ताद। उस्ताद उस्ताद क्या होता है? देखिए, उस्ताद का मतलब है यू फॉर अपग्रेडिंग द स्किल एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसको कहते हैं उस्ताद। इस स्कीम के तहत जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने हुनर हाट का 34वें हुनर हाट का आयोजन किया था गुजरात के अंदर। और इसका उद्घाटन किया था जो गुजरात के गवर्नर हैं उन्होंने। ठीक है, और इसका बेसिकली इस टाइम का जो थीम था, थीम भी इम्पोर्टेंट है, पूछी जा सकती है। थीम थी यहाँ पर वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल वॉज द थीम। ठीक है, और इसके अंदर 30 मतलब अलग अलग जगहों से, 30 राज्यों से, बेसिकली राज्य या कहें, देखिए 30 तो राज्य है नहीं, 30 राज्य का मतलब ये हो जाता है कि 30 ऐसे प्लेसेस जिसके अंदर स्टेट्स भी आते हैं और प्लस यूटीज भी आती हैं। तो 30 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर रहे। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट एवर ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड हैज़ बीन इशूड बाय। देखिए, भारत का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किसके द्वारा इशू किया गया? ये इशू किया गया था गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, गाजियाबाद नगर निगम, जिसे शॉर्ट में कहते हैं GNN। ठीक है, जो लोग गाजियाबाद गए होंगे या गाजियाबाद के रहने वाले हैं तो उनको पता होगा GNN शॉर्ट को कहते हैं। ठीक है, जैसे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को तो वहाँ पर DDA कहते हैं, तो इस तरीके से GNN कहा जाता है गाजियाबाद नगर निगम को। इसके द्वारा पहला फर्स्ट एवर ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जो है वो इशू किया गया था। ठीक है, और यहाँ पर जो है एक मतलब जो पैसा रेज किया गया है इसके थ्रू वो था 150 करोड़ का। ठीक है, एट अ कूपन रेट, 150 करोड़ एट अ कूपन रेट ऑफ 8.1%। ठीक है, 8.1% के ऊपर। ठीक है, और ये मनी यूज़ की जाएगी बेसिकली क्लीनिंग अप द डर्टी वाटर। जो डर्टी वाटर है, गंदा पानी है, उसको साफ करने के लिए इसको यूज़ किया जाएगा। ठीक है, और इस बॉन्ड को इशू करने वाले कौन थे? लीडिंग मैनेजर है यहाँ पर के कैपिटल। के कैपिटल इज द लीडिंग मैनेजर यहाँ पर। ठीक है, और साथ में यहाँ पर जो है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक ने भी यहाँ पर अपने बॉन्ड्स को डाला है। ठीक है, ग्रीन बॉन्ड के अंदर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट फॉर्म डू द प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन। नाइट्रोजन किस फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं? ये एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रेट्स की फॉर्म में। ऑप्शन डी जो यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, और कैसे करते हैं? बाय देयर रूट्स, अपनी जड़ों की मदद से नाइट्रेट्स जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ, मतलब नाइट्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स थ्रू द रूट। और इस नाइट्रोजन को वो इस्तेमाल करते हैं कहाँ पर? फोटोसिंथेसिस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस पिगमेंट, जिसे आप कहते हैं क्लोरोफिल बनाने के लिए अंदर। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल बनाने में इसको इस्तेमाल करते हैं नाइट्रोजन को। ठीक है, और क्लोरोफिल कहाँ देखने को मिलती है? प्लांट्स की लीफ पर, प्लांट्स की लीफ पर, पत्तियों पर आपको क्लोरोफिल देखने को मिलती है। ठीक है, अगर जो प्लांट के अंदर नाइट्रोजन की कमी हो जाए, इफ़ इन केस लैकिंग हो जाए, नाइट्रोजन की कमी होती है अगर जो प्लांट के अंदर, तो उसकी वजह से जो लीव्स हैं वो गिर जाती हैं
अर्ली फॉलिंग आपको देखने को मिलती है, मतलब मिच्योर नहीं हो पाती है अच्छे से प्रॉपर्टी, जो उसका साइज है वो नहीं आ पाता, ठीक है। और इनहिबिटरी ग्रोथ और डिले इन फ्लावरिंग, फ्लावर्स जो होता है ना, उसके जो फ्लावर्स आते हैं प्लांट के अंदर, तो उसमें आने में भी समय लगता है अगर जो नाइट्रोजन की कमी आपको वो देखने को मिलती है, ठीक है। इसीलिए कई बार होता है कि जो फार्मर्स होते हैं वो अपने एग्रीकल्चरल फील्ड में वो क्या डालते हैं, यूरिया डालते हैं। यूरिया में क्या होती है, नाइट्रोजन होती है, अमोनियम प्रोडक्ट होते हैं, तो उसमें क्या है, नाइट्रोजन एडिशनली ऐड करी जाती है ताकि जो प्रोसेस है वो प्रॉपरली टाइमली हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर ये क्वेश्चन है आपका थोड़ा सा एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड है। देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है गलत है या क्या है। तो देखिए पहले स्टेटमेंट में दिया हुआ है ह्यूमन स्टार्ट्स टू लिव इन सेटल्ड लाइफ इन अ मीजोलिथिक पीरियड। देखिए अगर जो हम बात करें मीजोलिथिक पीरियड की, तो मीजोलिथिक पीरियड जो है इसे कहा जाता है बेसिकली दिस इज अ ट्रांजिशन पीरियड, ट्रांजिशन पीरियड होता है, ठीक है। ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन द पैलियोलिथिक पीरियड एंड होलोलिथिक पीरियड, और इसके अंदर कई सारे फेवरेबल चेंजेस आपको, क्लाइमेटिक चेंजेस आपको यहाँ पर देखने को मिले, ठीक है, जिसके सबूत मिले हैं। और यहाँ पर रिडक्शन इन साइज देखने को मिला, किसके अंदर, रिडक्शन इन साइज, जो टूल्स थे, जिन हथियारों का या जिन औजारों का इस्तेमाल किया जाता था इस टाइम पर, उनके साइज में थोड़ा सा रिडक्शन देखने को मिलता है। और अर्ली पीरियड ऑफ मेसोलिथिक एज के अंदर, जो मतलब शुरुआती समय काल था, उस टाइम पर जो लोग हुआ करते थे वो उनका मेन काम था कि बेसिकली हंटिंग फिशिंग, या आप कह लीजिए फूड गैदरिंग, खाना ढूंढना इधर उधर से, ठीक है, ये सब काम किया करते थे। और साथ में इस टाइम पर जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल है, ठीक है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल मतलब जानवरों को पालना, ये चीज़ यहाँ पर शुरू हो गई थी मेसोलिथिक टाइम पर। बट यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो ह्यूमंस हैं वो सेटल्ड हो गए, मतलब एक जगह पर आकर रहने लग गए थे, ठीक है। ये एक्चुअली जो ट्रेंड था, मतलब परमानेंट रेसिडेंस वाला, ठीक है, ये नियोलिथिक पीरियड के टाइम पर हुआ था, ना कि मीजोलिथिक के टाइम पर, ठीक है। नियोलिथिक, यहाँ पर नियोलिथिक होना चाहिए था, नियोलिथिक। नियोलिथिक जो टाइम पीरियड था वहाँ पर देखिए, इस टाइम पर जो मेसोलिथिक था वहाँ पर डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ था, लोग हंटर थे, बट स्टिल उनके पास कोई वैसा नहीं था कि एक जगह वो रहने लग गए थे। एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन चालू किया, आपका जो है ये फिशिंग हंटिंग फूड गैदरिंग सब था, बट एक जगह रहते नहीं थे, जहाँ उनको मिलता था वहाँ चल जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पर एक सेटल लाइफ नहीं स्टार्ट हुई थी इस टाइम पर, ये स्टार्ट हुई थी आपकी नियोलिथिक टाइम पे। तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट तो आपकी हो जाती है गलत, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पर क्या हो जाती है, रॉन्ग। फिर देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट, इसमें लिखा है द हिस्टोरिकल पेंटिंग भीमपेटका, भीमपेटका बिलोंग्स टू मेसोलिथिक पीरियड। अब देखिए जो भीमपेटका जो है ये एक पियोलिथिक केव्स की ड्वेलिंग है, और ये एमपी के अंदर देखने को मिल रही है आपको। कहाँ पर है ये भीमपेटका, एमपी के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर मिडल हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में बताया गया है। देखिए जो आपका प्री हिस्ट्री है उसको डिवाइड किया गया है जिन जोन्स के अंदर, उनमें से जो मिडल हिस्टोरिकल पीरियड है वहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो मिडल हिस्टोरिकल में अगर जो हम बात करें, देखिए जो हिस्टोरिक टाइम है इसमें तीन फेजेस देखने को मिले। पहला देखिए पैलियोलिथिक कहते हैं जिसे, एक होता है पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज, उसके बाद आता है मीसियोलिथिक एज, मीसियोलिथिक एज, एंड देन लास्ट में है आपका नियोलिथिक, नियोलिथिक या फिर आप इसे चालकोलिथिक कह लीजिए, दोनों ऑलमोस्ट समकालीन टाइम है एक दूसरे के। तो यहाँ पर देखिए भीमपेटका की जो कंस्ट्रक्शन है या हिस्टोरिक पेंटिंग्स हैं ये आपको मेसोलिथिक पीरियड में ही देखने को मिलती हैं, ये है मिडिल पीरियड, ठीक है। यहाँ पर तो सेकंड स्टेटमेंट है आपकी यहाँ पर करेक्ट, ठीक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली टू स्टेटमेंट आर राइट। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फेस्टिवल, ये इंडियन फेस्टिवल्स के नाम दिए हुए हैं, इनमें से किसको डिस्क्राइब किया गया है इन द नेम ऑफ यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है। तो इसके अंदर किस फेस्टिवल को डाला गया है, डालने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर है दुर्गा पूजा, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। और दुर्गा पूजा कोलकाता में मनाया जाने वाला एक बहुत ही भव्य त्यौहार है, ठीक है। और इसको यूनेस्को के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के अंदर इसे शॉर्ट में कहते हैं ICH, ठीक है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है। तो इसके अंदर ये डाला जा रहा है।
और ये एशिया का पहला फेस्टिवल होगा जिसको ये मान्यता मिलेगी इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर जाने वाला। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिटी ऑफ जौनपुर वॉज फाउंडेड इन द मेमोरी ऑफ, किसकी मेमोरी में, मतलब किसकी याद में बनाया गया। देखिए जो ये बनवाया था बेसिकली, फिर जो जौनपुर शहर है ये बसाया गया था किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ठीक है, बट फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 शहर बसाए थे, नए शहर उसने बसाए, जैसे जौनपुर हो गया आपका, एक तो जौनपुर है जिसमें से एक है हिसार, हिसार शहर भी फिरोज शाह तुगलक ने ही बनवाया था, मतलब बसाया था बेसिकली। और एक है फिरोजपुर, फतेहाबाद। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शहर हैं, मोस्टली ये सारे आपके हरियाणा और पंजाब के एरिया में देखने को मिल रहे हैं। तो ये बसाए थे किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। बट यहाँ पर पूछा है कि किसकी याद में बसाया गया ये, तो याद में की हम बात करें तो याद थी मोहम्मद बिन तुगलक की, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जो है फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर बसाया था। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेत और यमराज, यम मतलब यमराज यहाँ पर है, नचिकेत और यमराज, इन दोनों के बीच में जो एक कन्वर्सेशन चल रही है, बातचीत चल रही है, तो ये बातचीत का जो उल्लेख है वो किस उपनिषद में कहा गया है। ठीक है, देखिए नचिकेत एक बालक है, ये एक बालक मतलब एक लड़का है जिसकी उम्र लगभग 12 साल की है, 12 ईयर ओल्ड बॉय है। ये यम उर्फ यमराज से कुछ अपने डाउट्स हैं, प्रश्न है, उसके बारे में बातचीत चल रही है इन दोनों की। तो ये डिस्कशन बेसिकली चल रहा है किस किस चीज़ के बारे में, मतलब जिन्हें कहते हैं, देखिए यमराज को क्या कहते हैं, लॉर्ड ऑफ डेथ, है ना, मृत्यु का देवता कहा जाता है। तो इसके बीच, इन दोनों के बीच में बात चल रही है कि भाई आत्मा, सोल, मोक्ष, न्याय, नेचर ऑफ जो इंसान का वो है, चरित्र है, इन सभी चीज़ों पर, मतलब जो सांसारिक चीज़ें हैं उन सभी पर क्या चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है। तो ये किस उपनिषद के अंदर ये सब चीज़ें दी गई हैं, ये पूछा है यहाँ पर। तो ये उपनिषद है आपका कठोपनिषद, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कठोपनिषद इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिसेंटली गिवन भूटान का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो किसे दिया गया अभी रिसेंटली, तो वो दिया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, इन्हें मिला है ये भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, और जिस अवार्ड को कहा जाता है ऑर्डर ऑफ डुर्क, ऑर्डर का नाम है, मतलब जो अवार्ड है उसका नाम है ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्यालपा, या फिर इसे शॉर्ट में दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वो है आपका नगाडग पैलगी खोरलो। ठीक है, तो ये दो नाम हैं, थोड़ा सा याद ना रहे बट आंखों से गुजरा हुआ होगा, तो अगर जो कभी आ गया तो आप कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो ये भूटान का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, जैसे भारत का होता है भारत रत्न, तो उसी तरीके से भूटान देश का ये सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। तो ये दिया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया रिसेंटली स्टार्ट द मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। देखिए अभ्युदय योजना क्या है, ये योजना आपकी शुरू हुई थी 21 फरवरी, स्टार्टेड इन 21 फरवरी 2021 को ये शुरू की गई थी पिछले साल। और इस योजना के तहत जो है सरकार फ्री कोचिंग कराएगी किसके लिए, सिविल सर्विसेज और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए फ्री कोचिंग प्रोवाइड करने का काम करेगी कौन, सरकार करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सरकार करेगी यहाँ पर, और कौन सी सरकार करेगी, किस राज्य की सरकार ने ये आयोजन किया है, ये है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर रहेगा क्या, करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो उसको मैंने ठीक कर दिया है, सी है, डी है, तो सी मतलब उत्तर प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट, उसने ये अनाउंस किया है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, जिसके तहत सिविल सर्विस की या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की फ्री कोचिंग कराई जाएगी। और इस कोचिंग के अंदर, मतलब बेसिकली इस स्कीम के अंदर जो है यूपी
SC, UP, PSC या आपका नीट, IIT JEE, ठीक है, CDS, NDA, UP ट्रिपल SC, TGT, बैंक, PO, इन सभी एग्जाम्स की जो है कोचिंग यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके लिए कोई भी शुल्क नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अप टू व्हाट डेसिबल, ठीक है, डेसिबल क्या है, यूनिट है साउंड की। अप टू व्हाट डेसिबल अमंग द फॉलोइंग साउंड इज नॉट हार्मफुल फॉर द ह्यूमंस के लिए जो साउंड है वो हार्मफुल नहीं है, वो रहता है, देखिए वैसे तो हम बात करें तो ये लेस देन 80 होना चाहिए, 80 डेसिबल, ठीक है, बट यहाँ पर 80 है नहीं, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा 70 डेसिबल, ठीक है। 70 डेसिबल, 85, 70 डेसिबल इज द करेक्ट आंसर। 85 डेसिबल से ऊपर की अगर जो आवाज़, हम इससे ज़्यादा की आवाज़ को अगर जो 8 घंटे से ज़्यादा सुनते हैं तो वो हमारे कानों के लिए हार्मफुल रहता है, ठीक है, जिससे हमारी जो हियरिंग कैपेसिटी है, सुनने की क्षमता है, उस पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि जो हार्मफुल है, मतलब ये जो साउंड है, अगर जो 100 डेसिबल के ऊपर का साउंड, मतलब देखिए ये तो हम 8 घंटे की बात कर रहे हैं, 100 डेसिबल के ऊपर का साउंड अगर जो हम सुनते हैं बहुत लंबे समय तक, तो वो हमारे सुनने की क्षमता को भी कम कर सकता है, ठीक है, बहुत हद तक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। बट एक और चीज़ आती है, कई बार ये तो साउंड की फ्रिक्वेंसी, एक होता है फ्रिक्वेंसी, किस फ्रिक्वेंसी में बेसिकली हम बात करते हैं कि कौन सा जो ऑडिबल फ्रिक्वेंसी होती है, ऑडिबल फ्रिक्वेंसी जो होती है ह्यूमन की ऑडिबल फ्रिक्वेंसी, तो उसकी रेंज भी कई बार पूछी जाती है एग्जाम में, वो होती है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ठीक है, ये ऑडिबल फ्रिक्वेंसी है। इस रेंज की जो फ्रिक्वेंसी की जो साउंड होगी वो ह्यूमन सुन सकते हैं आसानी से, और इसकी लेस वाली आप नहीं सुन सकते, ज़्यादा वाली भी नहीं सुन सकते, तो दिस इज़ द रेंज, आपको ध्यान रखनी है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी इन मिडिवल इंडिया। मिडिवल इंडिया के अंदर जो स्लेव डायनेस्टी है, स्लेव डायनेस्टी को आप ममलुक डायनेस्टी भी कहते हैं, ममलुक डायनेस्टी भी कहते हैं, ठीक है। तो ममलुक डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी, इसको शुरू करने वाला कौन था, तो देखिए ये था बेसिकली, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली पर काबिज हुआ, मतलब दिल्ली की गद्दी पर बैठा 1206 के अंदर, 1206 में दिल्ली आया, और 1206 में उसने दिल्ली का ताज जो है, मतलब जो दिल्ली की गद्दी है उस पर काबिज हो गया, ठीक है। और वहाँ से शुरू होती है 1206 से 1290 तक, ठीक है। ये लगभग आप कह लीजिए कि 84 ईयर्स का लगभग का जो टाइम पीरियड है वो रहा स्लेव डायनेस्टी का, ठीक है, काफ़ी लंबा समय रहा यहाँ पर, और इसके अंदर कई सारे किंग्स आए आपके। कुतुबुद्दीन ऐबक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए करंट अफेयर का थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, 19-20 का, कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट है बट आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज द स्टेट हेल्थ इंडेक्स, स्टेट हेल्थ इंडेक्स जिसे आप कहें SHI इंडेक्स जो है हर साल हर टर्म बेसिकली रिलीज की जाती है, 2019-20 की बात कर रहा है, तो इसको वहाँ पर किसने रिलीज करी है इंडेक्स को, तो ये रिलीज करी गई थी नीति आयोग के द्वारा, नीति आयोग, ठीक है, जिसे आप पहले प्लानिंग कमीशन कहते थे, और इस बार जो रिलीज की गई थी ये वाली इस टाइम पर, तो ये कौन सा था एडिशन, 4th एडिशन था। और अगर जो हम अभी की बात कर रहे हैं 22-23 के सेशन के लिए, अब जब रिलीज होगी तो वो आपकी कौन सी रहेगी, आई थिंक 6th एडिशन रहनी चाहिए आपका, ठीक है। तो ये नीति आयोग इस चीज़ को डेवलप करती है, ठीक है, और इसमें टेक्निकल असिस्टेंट ली जाती है वर्ल्ड बैंक की, और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसकी भी यहाँ पर सहायता ली जाती है इस रिपोर्ट को बनाने के लिए, ठीक है। हेल्थ स्टेट के अंदर, हेल्थ स्टेट एक्चुअली इसलिए रखा गया, हेल्थ स्टेट या प्रोग्रेसिव इंडिया की बात कर रहे हैं, मतलब देखिए भारत डिफरेंट स्टेट से या यूनियन टेरिटरी से बना है, हर सेक्शन हर स्टेट ग्रो करेगा तभी तो कलेक्टिवली पूरा इंडिया ग्रो करेगा ना, भाई ऐसा तो नहीं ना कि एक स्टेट आपका बहुत ज़्यादा ग्रो करे दूसरा ग्रो ही ना करे, तो कैसे काम चलेगा भाई, सभी को कलेक्टिवली जब तक जोर नहीं लगाएंगे तब तक ग्रो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर लार्ज स्टेट्स या मतलब रैंकिंग की हम बात करें कि कौन से रैंक भी हो सकता है पूछे जाए, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर जो रैंक है लार्ज स्टेट्स में हम बात करें, लार्जर स्टेट्स में कि कौन नंबर 1 पे रहा, तो एनुअल इंक्रीमेंट आपको परफॉर्मेंस के बेसिस पे उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे रहा बड़े राज्यों में,
और फिर असम, तेलंगाना, ये टॉप 3 स्टेट्स थे। और स्मॉल स्टेट्स की हम बात करें तो यहाँ पर मिजोरम आता है, मेघालय आता है, ठीक है। और यूनियन टेरिटरीज़ की हम बात करें यहाँ तो दिल्ली, दिल्ली के बाद आपका जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, JNK, ये सब चीज़ें स्टेट्स आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि इफ द प्रेसिडेंशियल रूल हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, देन इट सीज टू ऑपरेट ऑन द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ। देखिए यहाँ पर जो पूछा गया है प्रश्न में कि भाई प्रेसिडेंशियल रूल लगा किसी राज्य में, राष्ट्रपति शासन जिसे कहते हैं, ठीक है, तो वो अप्रूव किया गया दोनों हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, जैसे लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, लोअर हाउस और अपर हाउस दोनों से अप्रूव करके लगा दिया गया। ये कितने पीरियड तक लगाया जा सकता है ये पूछा गया है, तो ये है 6 मंथ, यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है, बट 6 महीने से पहले भी इसे हटाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि 6 महीने लगा के तो लगा ही रहेगा, उससे पहले 4 महीने में, 3 महीने में सरकार बन जाती है वहाँ पर, तो उसको हटाया जा सकता है, ठीक है। बट इस पीरियड को जो बेसिकली जो ये राष्ट्रपति रूल है, प्रेसिडेंशियल रूल, इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है अप टू, अगर जो कंडीशंस अच्छी नहीं है तो एक्सटेंड भी किया जा सकता है अप टू 3 ईयर्स, 3 साल तक इसको खींचा जा सकता है। और हर 6 महीने में, हर 6 महीने में इसको अप्रूवल रिन्यूअल करवाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आपको इन 3 साल के अंदर, मतलब ये कह लीजिए 3 साल के अंदर आपको 6 बार इसको रिन्यू करवाना पड़ेगा, ठीक है, हर 6 महीने पे इसको रिन्यू करवाना पड़ेगा। तो यहाँ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 6 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिकमेंड्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस इन इंडिया। भारत के अंदर जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जिसे आप MSP कहते हैं, अभी कृषि कानून का काफ़ी ज़्यादा विरोध चल रहा था, तो आपने MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस काफ़ी सुना होगा न्यूज़ में। तो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, इसको रिकमेंड कौन करता है, ठीक है, इसको रिकमेंड करता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ठीक है। ऑप्शन सी जो है यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा। और इसके तहत क्या होता है कि भाई जो सरकार ने रेट तय कर दिया, मान लीजिए जो धान है ना, धान या जिसे आप पैडी कहते हैं, राइस, इसका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस कर दिया कि 1 टन का जो वेट है, 1 टन वेट का जो धान है, उसको खरीदा जाएगा मान लीजिए 1500 रुपये पर क्विंटल, पर सॉरी नॉट, दैट्स इज नॉट टन, दैट इज क्विंटल, क्विंटल में आएगा, ठीक है। 1500 रुपये पर टन उसको खरीदा जाएगा मिनिमम, फॉर एन एग्जाम्पल मैंने ऐसे बोला है कि 1500 रुपये पर क्विंटल आप खरीद सकते हैं, ठीक है, मतलब खरीदना है, इससे नीचे आप नहीं खरीद सकते, बट इससे ऊपर आप खरीद सकते हैं। 1500 का आप 2000 रुपये पर क्विंटल आप ले सकते हैं, ठीक है, कंसिडर कर सकते हैं, बट इससे नीचे आप नहीं जा सकते। तो इस चीज़ को सेट करने वाला जो कमीशन है वो होता है एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी इस कमीशन की, ये हुई थी 1965 के अंदर। इसके हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलते हैं, न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर देखिए यहाँ पर पूछा है आपसे स्नो लेपर्ड्स के बारे में क्वेश्चन। तो स्नो लेपर्ड से रिलेटेड स्टेटमेंट है, आपको बतानी है क्या है। तो देखिए पहली स्टेटमेंट लिखी है, इट इज़ द इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ ऑफ माउंटेन इकोसिस्टम। देखिए स्नो लेपर्ड ये आपका देखिए टॉप प्रीडेटर होता है, ठीक है, दिस इज अ टॉप प्रीडेटर, प्रीडेटर, दिस इज अ टॉप प्रीडेटर स्नो लेपर्ड। और इसे घोस्ट ऑफ द माउंटेन भी कहा जाता है, स्नो लेपर्ड को कहते हैं हम घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स, ठीक है। और ये इंडिकेट करता है हेल्थ ऑफ द माउंटेन इकोसिस्टम को, मतलब ये वहीं पर सर्वाइव करेगा बहुत अच्छे तरीके से जहाँ पर माउंटेन कंडीशन जो है ना नेचुरली एक बेस्ट कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, जो उसके लिए जहाँ पर वो आराम से रह सकता है अपनी टॉप पोजीशन पर, जहाँ पर उसका एक फूड वेब है, फूड चेन है, आपको सिस्टम आपको वहाँ एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर पहले कंडीशन तो आपकी सेटिस्फाई होती है, सही है। नेक्स्ट कंडीशन है, इसमें कहा कि ये कैटेगराइज किया गया है क्रिटिकली इंडेंजर्ड के अंदर, IUCN लिस्ट, जो IUCN की रेड डाटा बुक लिस्ट है उसके अंदर इसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड के अंदर डाला गया है। देखिए अगर जो हम बात करें कि जो हैबिटेशन है इसका स्नो लेपर्ड का, वो आपको सेंट्रल और साउथ एशिया में देखने को मिलता है। ये जनरली साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के अंदर देखने को मिलता है। एक्सट्रीमली जहाँ पर ठंडी आपको देखने को, मतलब देखिए ये उन जगहों में पाया जाता है ना जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, जैसे हिंदुस्तान इंडिया की हम बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इन एरियाज़ में जो बहुत ज़्यादा ठंडे एरियाज़ हैं वहाँ पर आपको स्नो लेपर्ड देखने को मिलता है थोड़ा सा, ठीक है, मतलब कुछ कुछ एरियाज़ में, ठीक है। वर्ल्ड में बेसिकली जो लद्दाख का एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके लिए। जो हेमिस नेशनल पार्क है वो स्नो लेपर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर काफ़ी अच्छी मात्रा में यहाँ पर देखने को मिलता है स्नो लेपर्ड। ये
इसको जो थ्रेटेंड है, मतलब इसकी जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, रिडक्शन देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ द इलीगल प्रोचिंग, जो होता है ना कि भाई गलत गैर कानूनी उनको शिकार करके उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको सेल करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। ठीक है, तो उसकी वजह से या ह्यूमन पॉपुलेशन की इन्फिल्ट्रेशन की वजह से, मतलब देखिए ये सब जो जंगल के इलाके हैं, एक्सट्रीम हिल्स वाले एरियाज हैं, यहाँ पर क्या ह्यूमन पॉपुलेशन पहुँच रही है, तो उससे क्या है उनका इकोसिस्टम को डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसकी वजह से इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इसकी वजह से जो इनकी पॉपुलेशन है वो क्या धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है। ये जो स्पीसीज़ है स्नो लेपर्ड की, ये आपको यहाँ पर लिखा है कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड में, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में नहीं है ये है वल्नरेबल में, वल्नरेबल वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर ये आपको लिखी गई है रेड डाटा लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई कि भाई क्रिटिकली इंडेंजर्ड के अंदर है, ये वल्नरेबल है, बहुत ही ज़्यादा दयनीय है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये था हमारा पार्ट 31, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप सो क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे, और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।